नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संसद में प्रमुख जो सदन है लोकसभा, यानी लोकसभा के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोकसभा है उसका सदस्य किस प्रकार से बना जा सकता है, लोकसभा की क्या शक्तियां हैं और लोकसभा की क्या कार्य हैं, और किस प्रकार से लोकसभा के जो सदस्य हैं या फिर किस प्रकार से जो लोकसभा का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो भारतीय संसद के अंदर जो है उसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था राज्यसभा के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 81 यानी आपका जो है लोकसभा के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य के बारे में हम बात करेंगे कि लोकसभा का भारतीय संसद में क्या योगदान है और किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। आज की हमारी वीडियो रहेगी स्पेशली लोकसभा जो सदन है, लोकसभा का जिसे कि निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अंदर किस प्रकार से किया गया और क्या उसकी शक्तियाँ हैं और क्या उसके कार्य हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए तो लोकसभा के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा जो है इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 81 में किया गया है। दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 81, उसमें बताया गया है कि भारतीय संसद का एक सदन होगा जिसे लोकसभा कहा जाएगा। तो इसे संसद का निम्न सदन भी कहते हैं, या फिर संसद का लोकप्रिय सदन इसे कहा जाता है, या फिर इसे प्रतिनिधि सदन के रूप में भी जाना जाता है, या फिर इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा सदन है जिसका फिक्स टाइम पीरियड होता है 5 साल। ये 5 साल के बाद दोबारा से चुनकर आपका जो है नए रूप में क्या है गठित किया जाता है। तो लोकसभा में अगर सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो इसमें अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 550। तो इसमें मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो 550 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इसमें वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 543 है। अब ध्यान रखना, अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो 550 है, और वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों वो 543 है। जो सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा में अब मनोनीत सदस्यों की संख्या का प्रावधान नहीं है। तो ध्यान रखना, लोकसभा में अभी वर्तमान के 543 सदस्य इलेक्टेड सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं। पहले इसमें 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, आपका जो है एंग्लो इंडियन कास्ट के, परंतु अब जो है एंग्लो इंडियन कास्ट को प्रोसीजर को समाप्त किया गया है। तो अब जो है आपके कुल जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या निर्धारित रखी गई है वो 543 रखी गई है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो वर्ष 2019 में संविधान में 104वें नंबर का संशोधन हुआ, जिसके तहत जो है आर्टिकल नंबर 331 और 333 के तहत क्रमशः लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य और राज्यसभा में राज्य विधानसभा में राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन कास्ट का। तो ये जो प्रावधान है दोस्तों ये समाप्त किया गया है। ये मैंने अभी पीछे बात की है कि एंग्लो इंडियन सिस्टम को अब समाप्त किया गया है। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता था, जबकि आर्टिकल नंबर 333 के अकॉर्डिंग जो है राज्य की विधानसभा में राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन कास्ट का। तो अब ये 2019 का जो 104वें नंबर का संशोधन हुआ उसके तहत ये प्रावधान क्या है समाप्त कर दिया गया है कि अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में किसी प्रकार का कोई एंग्लो इंडियन सदस्य जो मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो इसी तरीके से अब जो है आपके विधानसभा और लोकसभा में केवल निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आगे लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में, तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ये भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से किया जाता है। यानी जो 43 मेंबर जो है लोकसभा के, ये कहाँ से चुनकर आते हैं दोस्तों? ये भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। इनमें से अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य चुने जाते हैं। यानी 19 सदस्य कहाँ से आते हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश से। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कहाँ से आते हैं दोस्तों? तो दिल्ली से कितने चुने जाते हैं? 7। जम्मू कश्मीर से कितने? 5। लद्दाख से 1, चंडीगढ़ से 1, अंडमान निकोबार से भी 1 चुना जाता है, पांडिचेरी से भी 1 चुना जाता है, लक्षद्वीप से 1, दादर नगर हवेली दमन और दीव से 2। तो इस तरीके से इन तो टोटल जो सदस्य हैं लोकसभा के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों से जिनका चुनाव किया जाता है वो है आपके 19, और बाकी जो 543 में से 19 सदस्य यूटी से चुने जाते हैं और बाकी सारे के सारे सदस्य 28 राज्यों से चुने जाते हैं। तो इस तरीके से लोकसभा के अंदर सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें लोकसभा में
543 में से 524 जो सदस्य हैं वो 28 राज्यों से चुने जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे बात किया था कि भारत में लोकसभा के अंदर जो 543 जो मेंबर है वर्तमान के, ये दो तरीके से चुने जाते हैं, एक तो केंद्र शासित प्रदेशों से और दूसरे राज्यों से। तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुने जाते हैं दोस्तों? 19, और 19 सदस्य कहाँ कहाँ से थे तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जो बाकी के जो राज्यों से 28 राज्यों से चुने जाते हैं, 524 सदस्य चुने जाते हैं 28 राज्यों से। क्लियर? तो इसके बाद जो है आगे इनमें से 524 में से सबसे ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से, कितने? 80। और आपके जो हिमाचल प्रदेश से चुने जाते हैं केवल 4 सदस्य आपके हिमाचल प्रदेश से चुने जाते हैं। तो हिमाचल लोकसभा का हिमाचल का लोकसभा के लिए प्रतिनिधित्व तो क्या है? तो 4 है दोस्तों। 4 सीटें हैं लोकसभा की हिमाचल से, एक मंडी से, एक शिमला से, एक हमीरपुर से और एक कांगड़ा से। तो इसके बारे में हम हिमाचल जीके के सेक्शन में बात कर चुके हैं। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल जीके के सेक्शन को देख सकते हैं और वहाँ से इस चीज़ को आप हिमाचल के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे अगर बात करें, लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उस बैठक में सभी सदस्यों के द्वारा अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो इस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो आपका लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से अगर आगे हम बात करें लोकसभा के कार्यकाल के बारे में, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो 5 वर्ष का होता है। ऐसा नहीं है, वैसे तो साधारण कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, परंतु लोकसभा तब तक बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। यानी लोकसभा जो है केवल तब तक ही लोकसभा जो है तब तक बनी रह सकती है या तब तक जो है लोकसभा का कार्यकाल चलता है जब तक किसी दल को उसमें जो है बहुमत प्राप्त है। अदरवाइज अगर लोकसभा में बहुमत किसी पार्टी के पास नहीं होता तो ऑटोमेटिकली लोकसभा क्या है? भंग हो जाती है। ठीक है? तो लोकसभा को कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है, यानी लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार कौन रखता है दोस्तों? राष्ट्रपति रखता है। यानी 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब कैसे भंग किया जा सकता है वो हम आगे बात करने वाले हैं। तो लोकसभा को भंग करने की स्थिति की अगर बात करें तो इसमें जो पहला है कि यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, यानी जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में जो एक निश्चित कोटा निर्धारित की गया है, अब जैसे 543 सीटें टोटल है, तो दोस्तों ये जो बहुमत प्राप्त करने के लिए 272 सीटें जिस पार्टी के पास होती है या 272 से अधिक सीटें जिस पार्टी के पास होती है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। मान लीजिए चुनाव होता है और किसी भी पार्टी को 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है सरकार को भंग होने के चांस अधिकतम रहते हैं। दूसरा, यदि गठबंधन दलों में से कोई दल अपना बहुमत वापस ले लेता है और लोकसभा में बहुमत समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी लोकसभा भंग हो सकती है। मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बहुमत नहीं मिला, इसी कारण से 2-3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, परंतु बीच में किसी पार्टी ने अपना जो बहुमत है वो वापस ले लिया, और जब कोई पार्टी क्या है बहुमत वापस ले लेती है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके कार्यकाल में इसी प्रकार से हुआ था। आपका जो गठबंधन की उनकी सरकार थी और 11-13 दिन के बाद जो है आपका उनका जो गठबंधन की जो सरकार थी वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है, क्योंकि उनकी जो सहयोगी पार्टी थी उन्होंने अपना गठबंधन वापस ले लिया था, यानी आपका अपना जो है बहुमत है वो वापस ले लिया था। इसी कारण से गठबंधन की सरकार गिर जाती है और अटल बिहारी जो वाजपेयी थे वो सबसे कम समय के प्रधानमंत्री आपके बनकर जो है सामने आते हैं। इसके अलावा अगर देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो जाए, यदि देश में इमरजेंसी लग जाए, यानी 356 या 360 का आपका जो 352 और 356 अगर आपातकालीन शक्तियां भारत में लागू हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी लोकसभा भंग होने की स्थिति पूर्ण रूप से है। अदरवाइज अगर आवश्यकता पड़े तो लोकसभा के कार्यकाल को आपातकाल के समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, और ऐसा हुआ था 4वीं और 5वीं लोकसभा में, जब उसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो इस तरीके से अगर आवश्यकता पड़े तो लोकसभा के कार्यकाल को आपातकाल में बढ़ाया भी जा सकता है, और कितने साल के लिए? केवल 1 साल के लिए, और ज़रूरत पड़े तो लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर उसने त्यागपत्र
पत्र दे दिया हो तो ऐसी स्थिति में भी लोकसभा भंग होने के चांस अधिकतम रहते हैं। तो ये था लोकसभा को भंग होने की स्थिति कि किस कंडीशन में लोकसभा भंग हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए, तो सबसे पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, 25 वर्ष वो पूरी कर चुका हो, वो किसी लाभदायक पद पर ना हो और पागल दिवालिया ना हो। तो इसके बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी योग्यता भी सेम रहती है, परंतु राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अधिकतम जो आयु चाहिए न्यूनतम जो आयु चाहिए वो 30 ईयर्स चाहिए, जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। पागल दिवालिया यानी कोई कर्जदार या फिर आपका जो है ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसने कि जो बैंक करप्ट हो पूर्ण रूप से। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति इस सारी योग्यताएं रखता है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसी के साथ आगे अगर हम बात करें लोकसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में, तो सबसे पहले जो लोकसभा का कार्य और शक्तियां हैं कि कानून निर्माण में भाग लेती है कौन लोकसभा। जैसा कि आपको पता ही है कि कानून निर्माण के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बराबर योगदान रहता है। किसी भी बिल को कानून बनने से पहले उसे संसद से गुजरना पड़ता है या संसद के दोनों सदन में पारित होना पड़ता है। तो आपका जो है लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा या राज्यसभा में पारित होने के पश्चात लोकसभा में किसी बिल को पारित होना बहुत आवश्यक है। और उसके पश्चात वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आपका जब जाता है, तो जब राष्ट्रपति उसके ऊपर स्वीकृति देते तभी वो कानून बनता है। तो इसका मतलब कि लोकसभा का जो योगदान है कानून निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है कौन लोकसभा। यानी जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो है लोकसभा पूर्ण रूप से भाग लेती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और जो कुल सदस्य हैं लोकसभा के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और दोस्तों हाल ही में अभी आपका जो है पिछले कल जो है राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस्तीफा यानी त्यागपत्र दिया गया है। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि जो उपराष्ट्रपति है वो आपका जो है इस्तीफा किस एक अनुच्छेद के दे सकता है या फिर अपना जो त्यागपत्र है किस आर्टिकल का प्रयोग करके उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और क्या भारतीय संविधान के अंदर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है या फिर नहीं। अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के कार्य और कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद आगे अगर बात करें महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा भाग लेती है। महाभियोग प्रक्रिया यानी आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट सिस्टम, जो राष्ट्रपति को उसके पद से स्थगित करने या पदच्युत करने के लिए लाया जाता है प्रस्ताव, उसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में भी आपकी जो लोकसभा है वो महत्वपूर्ण रूप से भाग लेती है। इसके अलावा धन बिल, जैसा कि हमने पिछले राज्यसभा के टॉपिक में भी ये बात किया था कि जो धन बिल है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के बाद सबसे पहले इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले जो धन बिल एकमात्र ऐसा बिल है जो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। तो राज्यसभा केवल इसे 14 दिन तक रोक कर रख सकती है और जबकि सबसे पहले जो धन बिल है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और धन बिल का जो उल्लेख आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 110 में किया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है कि कोई बिल धन बिल है यानी कोई बिल धन बिल है, बजट बिल है, साधारण बिल है या कोई कौन सा बिल है, तो इसका जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो ये बात भी आपने ध्यान रख लेनी है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है या इस बात को कौन स्पष्ट करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इस बात को स्पष्ट करता है। तो ये हमने बात करी लोकसभा की कार्यशक्तियों के बारे में। लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेती है और साथ में आपका जो है कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसका जो निर्णय है या इसकी जो जानकारी है वो कौन स्पष्ट करता है, लोकसभा का स्पीकर। इसी के साथ अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो जो लोकसभा है उसकी सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन जो लोकसभा और राज्यसभा है यानी संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है आर्टिकल नंबर 108 के तहत। आर्टिकल 108 के तहत क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों, यदि आपका जो संसद का कोई सदन किसी बिल को बार बार पारित करता है और दूसरा सदन बार बार उसे रद्द कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से उसकी बैठक बुलाता है जिसे संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है या जॉइंट सेशन उसे कहा जाता है। इसे बुलाने का जो कार्य है कौन करता है, राष्ट्रपति। संबोधित करने का जो कार्य है वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति। परंतु इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, संबोधित भी कौन करता है, राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
और कौन से अनुच्छेद के तहत उसे बुलाया जाता है? आर्टिकल नंबर 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। दूसरी बात कि लोकसभा की गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम, यानी बैठक कब कब आपकी जो है कंप्लीट मानी जाएगी। लोकसभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी लोकसभा की बैठक तभी पूर्ण मानी जाएगी जब 543 का आपका जो 1/10वां जो भाग है वहाँ पर उपस्थित होगा, तभी उस बैठक की कार्यविधि जो है, कार्यवाही जो है आगे बढ़ेगी। अदरवाइज बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो बैठक की कार्यवाही को वहीं पर रोक देगा। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, लोकसभा के वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है, यानी साल में 2 बार, यानी एक 6 महीने पहले और एक 6 महीने बाद, यानी जिसमें 6 महीने का अंतराल होना आवश्यक है। यानी इसके जो अधिवेशन है वो साल में 2 बार होने चाहिए, यानी एक 6 महीने पहले और एक 6 महीने बाद। और जिनको बुलाने का जो काम है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। जबकि उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है। ठीक है। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। इसी के साथ आगे जो है लोकसभा के 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है, जिसके मध्य 6 माह का अंतराल होना अनिवार्य है। यह हम अभी बात कर चुके हैं। भारतीय लोकसभा का गठन, भारत की पहली जो लोकसभा है वो 1951 में गठित की गई थी। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना, 1951 में गठित किया गया था। ठीक है। 1951 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। और पहली बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों, अक्टूबर-नवंबर 1951 में लोकसभा के पहली बार चुनाव हुए थे और कंप्लीट कब हुए? 1952 में। तो 51 में शुरू हुए और 52 में कंप्लीट हुए। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष जो थे पहले, भारत के पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे। और पहली जो महिला अध्यक्ष रही दोस्तों, श्रीमती मीरा कुमार, ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही। और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है भारत में, और 18वें नंबर की लोकसभा चल रही है, जिसके जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? ओम बिरला है। तो ये हमने बात करी लोकसभा के बारे में, लोकसभा के सदस्यों के बारे में, योग्यताओं के बारे में, कार्य और शक्तियों के बारे में। इसके अलावा आगे हम अगर बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये जो शपथ लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सदस्य के रूप में ये शपथ लेता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है। तो पहली बात तो ये कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के रूप में कभी भी शपथ नहीं लेता है, ना ही वेतन प्राप्त करता है और ना ही वो शपथ अध्यक्ष के रूप में लेता है, बल्कि वो जो है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसीलिए आपका जो है लोकसभा का अध्यक्ष बाद में होता है और पहले वो सदस्य होता है। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि कौन सा ऐसा अधिकारी है जो सदन का सदस्य ना होने पर भी सदन की अध्यक्षता करता है? वो है उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति। देखिए, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु फिर भी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, पदेन सभापति, होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों। ठीक है। तो इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें, समस्त मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखना कि जितने भी मैक्सिमम मेंबर होते हैं, अधिकतर जो आपके मंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, इसलिए वो मंत्री बाद में, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी, मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर बाद में होते हैं। पहले वो किसके सदस्य होते हैं दोस्तों? लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो किसी मंत्री या फिर आपका प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए समस्त जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों, जिस भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, मतलब जिस पार्टी के पास लोकसभा में 272 या इससे ज़्यादा सीटें होगी, उस पार्टी का जो नेता है वो क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। और उसको प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि वास्तविक जो आपका देश का जो कार्यकारी जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और देश का आपका जो है कार्यकारी प्रमुख होता है। सरकार का भी हेड होता है कौन? प्रधानमंत्री। और देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है। देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति, परंतु नाम मात्र। ठीक है। और देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर? तो इसी के साथ अगर आगे हम बात करें
आर्टिकल नंबर 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह के लिए राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ दोस्तों कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए आपका जो है लोकसभा में जिस भी पार्टी के नेता को बहुमत प्राप्त होगा उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा या प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का दोस्तों चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री एक एमपी यानी लोकसभा सांसद के रूप में चुनकर आता है और उसे प्रधानमंत्री पार्टी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। और जिस भी व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास वो पार्टी के द्वारा दिया जाएगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगा आर्टिकल नंबर 74 के तहत। ठीक है, इसी के बाद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी जो प्रधानमंत्री जब नियुक्त हो जाएगा तो इसके बाद जो है प्रधानमंत्री ही डिसाइड करेगा कि किस मंत्री को किस प्रकार क्यों कौन सा विभाग देना है। जैसे गृह मंत्री किसको बनाना है, आपका जो है शिक्षा मंत्री किसको बनाना है, रेल मंत्री किसको बनाना है, कानून मंत्री किसको बनाना है। ठीक है, इस प्रकार के जो विभिन्न विभागों से संबंधित जो वितरण है वो प्रधानमंत्री करेगा और उन सभी विभागों से संबंधित जो प्रमुख जो आपके मंत्री है उनके नाम जो है राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से ही उन अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है आर्टिकल नंबर 75 के अनुसार। तो ये हमने बात करा प्रधानमंत्री के बारे में। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात की जाए तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, क्योंकि ये देश की नीति, योजनाएं, कार्यक्रमों आदि की घोषणा करता है और देश को भी आपका जो है प्रेजेंट करता है, देश की जनता को भी आपका प्रेजेंट करता है। क्योंकि दोस्तों जितने भी सरकार के द्वारा कानून या नीतियां या नियम या आपकी जो योजनाएं लागू की जाती है उन सभी को आपका जो है प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित की जाती है जनता के बीच में। तो जनता के बीच में या फिर जनता और सरकार के बीच में जो संबोधन का कार्य करता है कौन, प्रधानमंत्री, या फिर जनता को जो संबोधित करता है कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर लोकसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। बिल्कुल, कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर उसने त्यागपत्र दे दिया है या फिर उसने खुद ही क्या है प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन दिया है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा और मंत्रिपरिषद स्वयं ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए खुद वो त्यागपत्र दे करके लोकसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए और उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो आयु रखी गई है दोस्तों वो कितनी रखी गई है, 25 वर्ष रखी गई है। यानी जितनी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु है उतनी ही किसके लिए चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु चाहिए। और दूसरी मेन बात है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए, यानी वो एमपी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका जरूरी होना चाहिए। परंतु कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब कोई व्यक्ति संसद का सदस्य ना होते हुए भी प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लेता है। अगर कई बार ऐसी स्थिति आ जाए कि अगर कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य ग्रहण किए प्रधानमंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो है क्या करना पड़ता है, उसे 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। ऐसा उदाहरण के लिए देख लीजिए आप कि जो नरेंद्र मोदी, वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। परंतु इससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र जो मोदी है वो आपके संसद के सदस्य नहीं थे। तो संसद के सदस्य ना होने के पश्चात भी और भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो उसके लिए प्रोसीजर है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और फिर भी वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका संसद की सदस्यता को ग्रहण करना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं राज्यसभा, लोकसभा और अन्य प्रकार के जो आपके जो टॉपिक है वो हम जो है इस सेक्शन में जो है पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चाहे पॉलिटिकल के टॉपिक को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर एक एक टॉपिक को आप अपनी इच्छा अनुसार जो है वो आपके जो है रेडी कर सकते हैं या प्रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।